इससे 100% सहमत हूं कि ये जो बीमारी है ये कोई आज की सत्ता या एक सत्ता की नहीं है। संविधान हत्या दिवस और संविधान दिवस ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने मनाया, इसको समझिए आप। संविधान दिवस और संविधान हत्या दिवस दोनों मनाना, इसका सीधा सा मतलब है भारत के लोगों का लोकतंत्र में जो भरोसा है। जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा बैठी थी, जो करीब करीब 2 साल से अधिक समय तक बैठी, जिसकी वजह से हम गणतंत्र बन गए, जिसने दुनिया भर के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें ढेर सारे सदस्यों ने, विद्वान सदस्यों ने मिलकर तय किया कि हमारा देश कैसे चलेगा। और उस संविधान को संविधान दिवस के तौर पर इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनाया। फिर संविधान हत्या दिवस अगर आज घोषित हुआ, क्यों घोषित हुआ? क्योंकि आज तो सबको ये स्वीकार करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, ठीक है, आज भले भाटी जी खड़े हों कांग्रेस के साथ या दूसरे लोग खड़े हों, राहुल गांधी भी तो जय संविधान कर रहे हैं ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस समय अघोषित आपातकाल है, तो क्या अघोषित आपातकाल में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सकती थी? क्या इस अघोषित आपातकाल में यह संभव होता कि एक जगह केजरीवाल और कांग्रेस साथ साथ लड़ते हैं, एक जगह अलग अलग लड़ते हैं, और दोनों जगह के परिणाम आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 जीत जाती है, पंजाब में उसका क्या हाल हुआ? ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अगर ये अघोषित आपातकाल होता तो क्या अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीतकर सांसद बन गए होते? अगर ये अघोषित आपातकाल होता तो क्या आज राहुल गांधी जिस तरह से जय संविधान कहते हैं वो संसद चल रही होती? तो मुझे लगता है कि ये अघोषित कह के घोषित आपातकाल से तुलना करना, एक तो ये गलत है। अब उससे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की अभी आपने फोटो दिखाई, उसके विजुअल चल रहे हैं कि वो ऑडी पे लाल बत्ती लगा के घूम रही। लाल बत्ती का प्रचलन खत्म हो गया। इस सरकार ने लाल फीताशाही और लाल बत्ती पर लगाम लगाने की कोशिश की, हालांकि अभी भी बहुत कुछ है। उसने और उसके परिवार के जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरह के अत्याचार, जिस तरह की वसूली, ज्वेलरी के यहाँ गए तो कहा पैसा मत लेना, दूसरे को कहा, डीएसपी को कहा कि इस मामले में इसे छोड़ दो, मुझे लगता है वो गंभीर मसला है। और वो सवाल कहां जाता है? वो सवाल जाता है कि महाराष्ट्र सरकार में जो भी लोग हैं उसके अधिकारी, उन्होंने उसको ऊपर लगाम लगाई क्या? उसके ऊपर सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, वाशिम शायद अब उसको भेज दिया गया है, उसके ऊपर क्या एफआईआर दर्ज हुई क्या? और इस तरह का जो कहते हैं कृत्य करने की कोशिश अगर आईएएस ऑफिसर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इस देश की पूरी सिविल सर्विस व्यवस्था को नए सिरे से बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों के बनाए हुए ये इंडियन सिविल सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करने से बात नहीं बन रही है। लवासना मसूरी का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलिए, आईएएस का मानस बदलिए। ये जनसेवक नहीं है, ये जनता को परेशान करने वाला नहीं, क्योंकि इंप्लीमेंट तो यही करते हैं। लेकिन शहजाद वापस आ गए। शहजाद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आप शुरू कर लीजिए। 5 कांग्रेस एमएलए महाराष्ट्र में अजीत पवार के फैक्शन के लिए उन्होंने वोट किया है। एनडीए को 9 की 9 सीटें मिल गई हैं। इट्स अ बिग लॉस फॉर द एमवीए इन द एमएलसी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। 7 कांग्रेस एमएलए ने क्रॉस वोट कराए और महायुति और महाराष्ट्र एमएलसी को किया। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां शहजाद अपनी बात पूरी कर रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी बीच में। शहजाद, अब देखिए, अगर मैं राजकुमार भाटी जी की तरह बोलूंगा तो बोलेंगे देखिए महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र समाप्त हो गया, परंतु तेलंगाना में जब बीआरएस के 7 विधायक ये कांग्रेस पार्टी अपने में ले लेती है तब वो लोकतंत्र बहाल हो जाता है। अब देखिए 2 तस्वीरें जो सामने उभर कर आई है। लोकसभा में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने सांसदों को उकसाया कि शोर प्रधानमंत्री के स्पीच के दौरान करे, और दूसरी तस्वीर जहां 65 तमिलनाडु के दलित मारे गए, वहां पर नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे थे तो पूरे सदन के सत्र के लिए उनको बाहर कर दिया गया। वहां पर भारती जी को एक भी बार लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। चोपड़ा की उत्तर दिनाजपुर की घटना जहां पर महिला को सरेआम तालिबानी स्टाइल में पीटा गया और फिर वहां के विधायक ने उसको जस्टिफाई किया, तृणमूल कांग्रेस ने जस्टिफाई किया, संदेश खाली को जस्टिफाई किया, वहां पर भी लोकतंत्र उनको खतरे में नजर नहीं आया। तेलंगाना से लेकर कर्नाटका तक किस प्रकार से एफआईआर कर दी गई है सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पर सच बोलने के लिए, वहां पर उनको लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। कर्नाटका की पुलिस उत्तर प्रदेश में अजीत भारती को गिरफ्तार करने आ गई, वहां पर लोकतंत्र खत्म नजर हुआ नहीं आया। परंतु लोकतंत्र खत्म कहां हो रहा है? जहां पर 5 से लेकर 10 बजे तक रात को आप हर रोज प्रधानमंत्री को तानाशाही बोलते हैं, परंतु वहां पर तानाशाही आपको नजर आती है। दूसरी बात देखिए, ये इमरजेंसी के मूवमेंट से जो भी लोग निकले वो सारे लोग आज कोई ना कोई भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए, नीतीश जी को छोड़ दे अगर, तो नीतीश जी के अलावा बाकी सारे लोग किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे वो बड़े नेता हो लालू प्रसाद यादव, चाहे वो बड़े नेता हो समाजवादी पार्टी के, सभी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। और आज
इसीलिए कर्नाटका में मूडा का 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें दलितों की, SC ST OBC समाज की जमीन ले ली गई है, मुख्यमंत्री की बीवी को जमीन दे दी गई है, उस पर राजकुमार फिर से सीज होगा। ये आपका आज लिंक बहुत गड़बड़ हो रहा है। आप 10 सेकंड ये आपका जो डिजिटल लिंक है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। शहजाद आज बोलते बोलते हो जाता है। शहजाद जी, भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि संजय जी को भी लाइए, अजय जी को भी लाइए। शहजाद पूनावाला अपनी पार्टी के वकालत में इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कुछ भी अपने लोगों के खिलाफ भी बोल जाते हैं। अरे इमरजेंसी में आप जिस पार्टी में मौजूदा समय में हैं उसके नेता भी जेल में थे, तो वो सब भ्रष्ट हो गए। कह रहे हैं इमरजेंसी में जो नेता कांग्रेस के विरोध में थे वो सब भ्रष्ट हो गए। और आप इतने अनर्गल आरोप लगाते हो। समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा, ना माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर रहा, ना वर्तमान में अखिलेश यादव जी हैं उनके ऊपर रहा। कोई छोटा मोटा कोई एक आध विधायक सिधायक कहीं किसी मामले में फंसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के तो दर्जनों लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया इस देश में, जितने भ्रष्टाचारी सब पार्टियों में थे सब इकट्ठे कर करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। शहजाद का यूनिट ठीक हो गया? मैं बस ये कह रहा हूं, नो वन इज मैनिपुलेटिंग। शहजाद आपका पॉइंट, अब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद बोलिए। नहीं, मुझे अपनी बात देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या, मैं तो आपके यूनिट पे बैठा हूं, ये तो मेरा कोई लिंक नहीं है कि आप मुझे दोष दे सकते हैं। अरे मैं किसी को दोष थोड़ी दे रहा हूं भाई, मेरी बातों आपको कौन दोष दे रहा है? मैं कह रहा हूं लिंक अब डिजिटल लिंक खराब हो गया तो इसमें आपको क्या, मेरा क्या? जी, जिस प्रकार से मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ करिए। भाटी जी, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा समाजवादी पृष्ठभूमि के जो नेता इमरजेंसी की लड़ाई में शामिल थे, अडवाणी जी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता नहीं थे, भाजपा के नेता समाजवादी पृष्ठभूमि के नहीं थे, पर आपको वही सुनना है जो आपको सुनना है। नहीं, ऐसा नहीं कहा था आपने वैसे, पर चलो ठीक है, दलितों को ठगा गया वो नहीं दिखता। अरे सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। इसीलिए आपको वाल्मीकि ट्राइबल कॉर्पोरेशन का स्कैम, जिसमें कि एक अफसर ने आत्महत्या की, मंत्री का नाम लिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। 65 दलितों की हत्या तमिलनाडु में, उस पर एक शब्द आप नहीं बोलते। और कांग्रेस ने इमरजेंसी को गलती नहीं माना है। आज भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है संविधान हत्या दिवस का। जयराम रमेश का ट्वीट है और स्वयं अजय वर्मा जो इस पैनल पे बैठे हैं, उन्होंने बोला वक्त की जरूरत थी इमरजेंसी, पिछले शो में बोला था। इसीलिए आज राजकुमार भाटी जी बिना मैनिपुलेट करे बताएं कि क्या कांग्रेस के स्टैंड के साथ आप हैं या खिलाफ है? ये संविधान हत्या दिवस नाम देना भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मनाना तो संविधान रक्षा दिवस भी मना सकती थी। संविधान हत्या दिवस कितना खराब नाम दिया है। भारत का हर नागरिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। संविधान